Hello and welcome to JK Study for Civil Services. Welcome back. Important inventions and their inventors in biology. बायोलॉजी में हम पार्ट फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद पार्ट सेकंड में भी पार्ट थर्ड भी इसका होगा। तो आज हम इन्वेंशंस पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस इन बायोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो हमारा सिलेबस है अकाउंट्स असिस्टेंट का, उसमें हमें खाली इन्वेंशंस पढ़ने हैं। वहाँ पे डिस्कवरी कहीं लिखा नहीं है और अक्सर बच्चों में ये कन्फ्यूजन होता है डिस्कवरी और इन्वेंशन के बीच में। चाहे कोई भी बुक आप पढ़ो उसमें मिंगल्ड फार्म में दिए हैं इन्वेंशन और डिस्कवरी, और उस बच्चों को स्टूडेंट को अक्सर ये डिफ़िकल्ट, उनके दिमाग में ये नहीं रहता कि ये इन्वेंशन है कि डिस्कवरी है। और इन्वेंशन यूजुअली होता क्या है, एक नया चीज़ जो पहले मतलब नेचुरल फार्म में कभी नहीं होता, ये नया सा चीज़ होता है जिसको इन्वेंट किया जाता है। फिर उसके बाद उसके हम यूजेस भी देखेंगे और किस कंट्री में ये इन्वेंट हुआ या किस साल ये इन्वेंट हुआ। तो पहला यहाँ पे इन्वेंशन है ह्यूमलिन। व्हाट इज़ ह्यूमलिन? ह्यूमलिन बेसिकली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन है। अगर देखेंगे इंसुलिन बेसिकली होता क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस कर देता है। तो जैसे पेशेंट्स जो होते हैं डायबिटीज़ के, उनमें बेसिकली इंसुलिन में प्रॉब्लम आ जाती है। जो पेनक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड उसका जो पार्ट होता है, वहाँ से जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, वहाँ से जो इंसुलिन निकलता है। और अगर बाई चांस इसको मैं पूरा आपको बताऊंगा, इंसुलिन जो है बैंटिंग और बेस्ट ने जिन नोबेल प्राइज़ भी मिला था, उन्होंने डॉग में पहली बार ये इंसुलिन निकाला था। फिर उनको हम इंट्रोड्यूस करने लगे ह्यूमन्स के अंदर। लेकिन क्या हुआ कि ये कंप्लीट मतलब जो ट्रीटमेंट जो है वो नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन्स ने एलर्जी गेन की जब उनके अंदर डॉग्स के जो इंसुलिन अंदर गए। ले फिर उसके बाद क्या हुआ, 1982 में एक कंपनी आई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, इली लिली एंड कंपनी। उन्होंने पहले मार्केट में 1982 में ये लॉन्च किया था ह्यूमलिन। स्ट्रक्चरली अगर हम देखेंगे ह्यूमलिन बिल्कुल 100% इंसुलिन के स्ट्रक्चर से मैच होता है। बट दिस इज एक्चुअली ए ह्यूमलिन इज एक्चुअली ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंसुलिन। ये जो इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन है बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रक्चर में, जेनेटिक स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे ऐसा ही है। तो ह्यूमलिन अब डोजेज में दिया जाता है, मतलब किसी अगर इंसान को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसको हम ह्यूमलिन देते हैं। ये एक किस्म का एक इंसुलिन है, लेकिन इनको इसको यानी ये लाइव जो लैब थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, एली लिली एंड कंपनी, उन्होंने इस इंसुलिन को बनाया ह्यूमलिन की शक्ल में। तो कहाँ पे ये बना था, किस कंट्री में? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन सा साल? 1982। तो यूजुअली इंसुलिन की डिफिशिएंसी की वजह से ही डायबिटीज़ होता है। नंबर सेकंड इज डीडीटी। व्हाट इज डीडीटी? डीडीटी इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये बेसिकली एक पेस्टिसाइड होता है और इसको इन्वेंट किया पॉल मुलर ने। और ये बेसिकली एंटी मलेरियल ड्रग में भी यूज़ हो जाता है। यानी अगर किसी को मलेरिया होगा तो उसको हम डीडीटी मतलब उस एरिया में अगर हम डीडीटी स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल ये मच्छर जो है, मॉस्किटोज जो है, ये ख़त्म हो जाते हैं। तो कौन सी कंट्री थी? स्विट्ज़रलैंड। और कब? 1874 में ये इन्वेंट हुआ था डीडीटी। और यहाँ पे मैंने दूसरा डेट लिखा था और डेट के साइड में एन भी लिखा था। इसका मतलब है आप अंडरस्टैंड करोगे, वो जो 1948 है, एन का मतलब है कि इसको नोबेल प्राइज़ मिल गया। एन मीन्स आप समझो, एन मीन्स नोबेल प्राइज़। 1948 में पॉल मिलर को इस डीडीटी पे नोबेल प्राइज़ मिला। थर्ड इज़ पोलियो वैक्सीन। ये जो पोलियो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन जेई साक ने पहले इसको आइडेंटिफाई किया था, इन्वेंट किया था 1955 में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये बंदा था। तो इससे क्या हुआ था, पोलियो जो है वो पूरा इरेडिकेट हुआ इस वैक्सीन की वजह से। और ये पोलियो वैक्सीन होता क्या है, ये बेसिकली एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है। एटेन्यूएटेड होता है
जो कमज़ोर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे पोलियो होता क्या है, पोलियो वैक्सीन में दरअसल पोलियो का ही ऑर्गेनिज्म होता है, यानी वायरस जो पोलियो वायरस है वो एक्चुअली इसी वैक्सीन के अंदर होता है, लेकिन वो एटेन्यूएटेड होता है, वीकनेड होता है, कमज़ोर होता है। फिर यही डोज हम देते हैं बच्चों के अंदर, तो उससे उनकी अंदर जो कि मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी गेन हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर रियल सेंस में पोलियो वायरस उसके बॉडी में दाखिल हो जाएगा, तब तक उस बच्चे ने इम्यूनिटी गेन की होती है और उसको एरेडिकेट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टेथोस्कोप। ऊपर लिखा है मोनायूरल स्टेथोस्कोप, यानी पहली बार जब स्टेथोस्कोप बना, लिनिक ने इसको इन्वेंट किया, उस टाइम ये स्टेथोस्कोप बेसिकली एक लकड़ी का बनाया था पहली बार उसने। और मतलब ये एक फिजिशियन था फ्रांस का। इसको बहुत मुश्किल होता था कि अगर ये किसी पेशेंट को, जब ये डिटेक्ट करता था, पेशेंट को आइडेंटिफाई करता था कोई बीमारी, तो उसको मुश्किल होता था कि उसकी हार्ट साउंड को डिटेक्ट करना। फिर इसने एक लकड़ी का एक स्टेथोस्कोप बनाया। तो मोनोयूरल मीन्स जो एक ही कान से बिल्कुल उसको साउंड को डिटेक्ट करता था वो। उसके बाद ये 1816 में ये स्टेथोस्कोप आया। और फिर उसके बाद स्पेगमेनोमीटर जो है, सैम्यूल एसकेआर वॉन बेस्ट ने इसको इन्वेंट किया। ये ब्लड प्रेशर को आइडेंटिफाई करता है। यूएबी यूएसए का था 1896 में। ये दोनों इसलिए मैंने एक साथ लिखे क्योंकि इन दोनों का एक साथ काम होता है स्टेथोस्कोप और स्पेगमेनोमीटर में। यानी दोनों जो है ब्लड प्रेशर को बोलो, चाहे सिस्टोलिक प्रेशर हो या डायस्टोलिक प्रेशर हो, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ हो जाते हैं। वन मोर थिंग इज किडनी मशीन। किडनी मशीन को हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। और इसका सारा क्रेडिट जाता है डॉक्टर विलियम कॉफ। इसको फादर ऑफ डायलिसिस भी कहते हैं, याद रखना ज़रूरी है फादर ऑफ डायलिसिस। क्योंकि इस किडनी मशीन की वजह से जिन इंसानों के अंदर किडनी फेलियर होता है, तो वो तो मतलब जो टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन मतलब कोई जहरीला चीज़ जो है, टॉक्सिन मटेरियल या जो एक्सेस अमाउंट में वाटर है वो रिमूव नहीं कर पाते थे, फिर उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन अब डायलिसिस जो है, ये एक आर्टिफिशियल किडनी, यानी बाहर जो है वो एक्सेस, बाहर एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, तो ये एक किडनी की शक्ल में, तो उससे डायलिसिस हम करते हैं। डच मीन्स ये डच कंट्री का था। तो 1930 में ये जो किडनी मशीन है ये इन्वेंट हो गई। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, वर्ल्ड का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, एडवर्ड एंड स्टीव टॉय को क्रेडिट जाता है। किस लिए ये हुआ, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों इन्वेंट हुआ? बेसिकली बहुत सारे कपल्स ऐसे थे जिनमें इनफर्टिलिटी के मतलब इनफर्टिलिटी होती थी। इनफर्टिलिटी के हंड्रेड्स ऑफ चांसेस होते हैं। कभी मदर की ओवरी में प्रॉब्लम होता है, या मदर के फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम होता है, कभी मेल के स्पर्म स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, या कभी मेल के स्पर्म में स्ट्रेंथ नहीं होती है, या कभी मेल के स्पर्म में क्या होता है कि उसमें काउंट कम होता है। तो बहुत सारे रीजंस थे। फिर एक टेस्ट ट्यूब बेबी बना, इसलिए क्योंकि मतलब जो कपल चाहता था कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिनमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स अगर मदर के एम्ब्रियो में फर्टिलाइजेशन होगी, तो ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो एक टेस्ट ट्यूब होता है जिसमें हम फर्टिलाइजेशन बाहर करते हैं, यानी इन वीवो। सो इन विट्रो एंड इन वीवो। इन वीवो मीन्स बाहर एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, जो एम्ब्रियो बन जाता है वो बाहर एक ट्यूब में बन जाता है। तो ये बेसिकली इंग्लैंड के अंदर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का एक्सपेरिमेंट हुआ था। और उस बच्चे का नाम क्या था जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी की वजह से बना? उसका नाम था लुइस ब्राउन। याद रखना ज़रूरी है, लुइस ब्राउन, 1978। और इंडिया के अंदर जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, उसका सारा क्रेडिट जाता है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी को। और कौन सा बेबी बना इंडिया के अंदर? हर्षा शाह, 1986 में। जानना ज़रूरी है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वर्ल्ड, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया के अंदर। एनिमल क्लोनिंग, पहले मैं आपको समझाऊंगा क्लोनिंग क्या होता है, एक डुप्लीकेट कॉपी। क्लोनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा।
लेह के अंदर जो है या लद्दाख में अगर आप देखोगे एक पार्क है, नेशनल पार्क, हेमिस हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क, वहाँ पे एक एनिमल है, उसका नाम है सिनो लीपर्ड। ये सिनो लीपर्ड जो है ये ख़त्म होने वाला है, मतलब नियर टू एक्सटिंक्ट, ख़त्म होने वाला जानवर है, क्योंकि अब साइंटिस्टों ने सोचा कि कुछ ऐसे एनिमल्स जो ख़त्म हो जाएंगे तो उनकी क्या क्या मतलब उनके लिए बेटर ये है कि अगर हम इनको क्लोन बनाएंगे, उनका डुप्लीकेट बनाएंगे, मतलब सो दैट कि उनकी प्रोजेनी को बूस्ट करेंगे, इसीलिए कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन क्लोनिंग आया। तो एनिमल क्लोनिंग जो है, जो फ्रॉग एक बनी थी टेडपोल सेल से, वो सारा क्रेडिट जाता है रॉबर्ट ब्रिग्स एंड थॉमस किंग को। तो मैंने अभी बताया आपको कि कॉलोनी का मतलब ये है कि एक सुपीरियर ब्रीड बनाना या एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बूस्ट करना। तो ये भी इंग्लैंड के अंदर ये इन्वेंट हुआ 1952 में। और इसी तरह डॉली, जैसे फर्स्ट मैमल आया था वो, हालांकि फ्रॉग जो है ये एम्फीबियन है। एक मैमल आया था डॉली, उसका नाम था डॉली पार्टन, जिसने ये पहली बार बनाया था। तो ये स्कॉटलैंड में ये इन्वेंट हुई 1996 में, और आई थिंक 2003 में इसकी डेथ भी हुई थी, बिकॉज मल्टीपल ये ट्यूमर की वजह से इसकी डेथ हुई थी। और कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी एक क्लोनिंग हुई थी गोट की, उसका नाम था नूरी। नूरी 2012 में वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली किया था। तो ह्यूमन क्लोनिंग की इन्वेंशन जो है वो अभी नहीं हुई, अप्रूव नहीं है, क्योंकि उसमें एथिकस प्रॉब्लम है। सिटी स्कैन, सिटी स्कैन कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, यानी इससे हम ट्यूमर को डिटेक्ट करते हैं। और गॉडफ्रे एलन कॉर्मैक को ये सारा क्रेडिट जाता है। एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है, मैंने आपको बोला कि कैंसर रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, अनइवन ग्रोथ ऑफ सेल्स जैसे ट्यूमर की शक्ल में आ जाते हैं, तो ये सिटी स्कैन जो है इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका में, इन दोनों, ये जो गॉडफ्रे इंग्लैंड का था, जो एलन कॉर्माक था वो साउथ अफ्रीका था। 1972 में इन्होंने ये इन्वेंट किया, और 1979 में इन दोनों को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। मैंने आपको बताया था कि एन मीन्स नोबेल प्राइज़। ओके। फर्स्ट माइक्रोस्कोप गैलीलियो गैलीली को क्रेडिट जाता है। ये सिंपल सा माइक्रोस्कोप था, और माइक्रोस्कोप से क्या करते हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करते। इटली का रहने वाला था 16th सेंचुरी 1609 में, क्योंकि उस टाइम ये माइक्रोस्कोप इस सिंपल फॉर्म में था, और मतलब गिलास को मेल्ट करते थे और गिलास को पॉलिश कर करके, मतलब थोड़ा सिंपल सा माइक्रोस्कोप बनाते थे। फिर उसके बाद ज़ेचारस को क्रेडिट जाता है, जिसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, यानी इसकी मॉडिफिकेशन आई फिर माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप को। तो ये नीदरलैंड का रहने वाला था, 1631 में इसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिटेक्ट किया, इन्वेंट किया, सॉरी। फिर उसके बाद आया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपको मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्राइस। अगर हम आज मार्केट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखेंगे 99 लाख के आसपास ही मिल जाता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको सिंपली मिलेगा 5000, 6000 या 10,000 के आसपास। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको हम स्टूडेंट माइक्रोस्कोप के नाम से भी जानते हैं, तो ये मिल जाता है आपको 1000, 1200, 1500 रुपये में। तो ये जर्मनी का था। 1931 में कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन मतलब वो 1000 टाइम्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बेटर होता है। तो छोटे, जैसे आज अगर आपको कोविड-19 जो डिजीज़ आज है, उसमें जो सार्स-2 जो वायरस है, उस जैसे वायरस को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो यू हैव टू यूज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एट एनी कॉस्ट। लास्ट में देखेंगे ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। एक ऑर्गन को दूसरे बॉडी के ऑर्गन में अगर हम डालेंगे, तो यूजुअली देयर इज ए वन इम्पॉर्टेंट एंटीजन दैट्स कॉल्ड हिला, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये हमेशा ग्राफ्ट रिजेक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अगर किसी का हार्ट ख़राब हो जाता है, उसको हम वो रिमूव करेंगे, उसका दूसरा हार्ट डालेंगे, लेकिन मसला क्या है कि उसकी इम्यूनिटी उस हार्ट को रिजेक्ट करते हैं, यानी जैसे हिला, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। फिर क्या हम एंटी ड्रग्स देते हैं,
इम्यूनिटी जो सप्रेस कर देते हैं। फिर उसके बाद हम सक्सेसफुली उसको हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं जब तक कि उसकी बॉडी उस ऑर्गन को आइडेंटिफाई ना करे। तो ये साउथ अफ्रीका में यानी केप टाउन में पहली बार ये इन्वेंट हुआ था, ये ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। फिर उसके बाद 1967 में पहला सक्सेसफुल ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी हुआ। ये थे कुछ इन्वेंशंस और इनके इन्वेंटर्स के नाम, उनके यूज़, कंट्री और ईयर। और डिस्कवरी का कोई भी हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। जैसे एक बुक है, एक जनरल नॉलेज ल्यूसेंट, उसमें इन्वेंशंस और डिस्कवरीज एक साथ आए हैं। जैसे सेल की ऊपर लिखा है इन्वेंशन, फिर लिखा है इन्वेंटर। तो सेल की इन्वेंशन, आई एम सॉरी, वो मैं आई एम नॉट एबल टू क्रिटिसाइज दोज बुक्स, बट जहाँ पे गलत है तो मैं बताऊंगा आपको कि जो सेल है वो डिस्कवर हुई है, वो सेल की इन्वेंशन नहीं हुई है। सेल थ्योरी डिस्कवर हुई है, सेल थ्योरी की इन्वेंशन नहीं हुई है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हमारे सिलेबस में खाली इन्वेंशंस पढ़ने हैं, डिस्कवरीज नहीं पढ़ने हैं। आई होप you will understand this lecture. Thank you and हैव a nice